नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज जीटीयू एग्जामिनेशन इज कंसर्न। और वो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज द 8th लेक्चर। अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ा है तो भी वरीड होने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को इसी तरीके से लिया है कि मैं जब भी एक नया वीडियो बनाता हूं तो वो वीडियो बेसिक से लेके एंड तक जाता हूं। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपका जो लेवल ऑफ इमेजिनेशन या लेवल ऑफ थिंकिंग होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपको इंजीनियरिंग से रिसर्च करना है, कुछ दुनिया को देना है, या फिर आप इंजीनियरिंग करके बहुत सारे रुपये कमाना चाहते हैं, सो दिस लेक्चर इज फॉर यू। और वो आपको लगेगा भी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। यहाँ पर जो भी ये 10-15 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे टॉपिक पे, अगर आप किसी भी टॉपिक पे डिटेल में गए, इन डेप्थ गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 110% आपको बिलियनर बना देगा ये टॉपिक, जितने डेप्थ में जाओगे उतना। अब आप कहोगे कि सर तो फिर आप क्यों नहीं बिलियनर बने? क्योंकि मैं अभी तक डेप्थ में नहीं गया हूं। अभी मैंने देखा है ये सब्जेक्ट 7th सेमेस्टर में मैकेनिकल में एनटीएसी नैनो टेक्नोलॉजी एंड सरफेस इंजीनियरिंग में जो भी सिलेबस रखा गया है, जीटीयू के जो भी सिलेबस ये गवर्न करने के लिए जो भी बॉडी जिसको भी नॉमिनेट किया गया है बाय द यूनिवर्सिटी, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट डाला है जो करंटली जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है इंजीनियरिंग में उसके साथ डायरेक्टली आपको रिलेट कर रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको थोड़ी सी मेरी बात बोरिंग लगेगी, मगर बात बहुत ही सटीक है कि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप करंटली जितनी भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वहां पर इंजीनियरिंग कहां स्टैंड करती है और इंजीनियरिंग से क्या क्या रिवोल्यूशन हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया है, और वो हम आज देखेंगे भी। आज आपको भरपूर नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से कि कहां कहां पर किस किस तरीके से इंजीनियरिंग अटैच्ड है, और विदाउट इंजीनियरिंग आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। अगर मेडिकल फील्ड में भी इंजीनियरिंग ना हो तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इंजीनियरिंग वर्ल्ड विदाउट इंजीनियरिंग is nothing. Human without engineering, no logic. It only makes sense when every ingredients means engineering, medical and all the fields are putting their efforts in a parallel manner. तो वहां पर नैनो टेक्नोलॉजी कहां स्टैंड कर रही है उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है जयवीर शाह एंड आई एम हैविंग a 10 years of experience in mechanical engineering department at Virayathan Institute of Engineering under GTU, affiliated by UGC and AICT. My qualifications are BE Mechanical with 9.47 CPI, and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI. Masters in Automobile again with 9 plus CPI, 9.12 CPI. PGD IPR Post Graduation Diploma in Intellectual Property Rights with 9.12 CPI. Top all over the Gujarat, means first rank in Gujarat. Then I cleared patent agent examination, Indian patent agent examination, and my patent agent number is 3339. Plus pursuing PhD currently and working on emission reduction device by using IoT sensors, which is one of the application of the nanotechnology, and a YouTuber, an influencer, also a mentor.
चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एंड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट टॉपिक है इन मेडिसिन। कहां पर रखा गया है? इन मेडिसिन। परफेक्ट। इन मेडिसिन ये वीडियो लेक्चर में मैं जो भी यहाँ पर 7 टॉपिक मैंने 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर रखा है, क्योंकि जीटीयू में जितने भी पेपर में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज अप टू 7 मार्क्स, और 7 मार्क्स को कैसे आंसर देना है उस तरीके से ये क्वेश्चन को रखा गया है। 7 एप्लीकेशंस आपको मिलेगी। 7 एप्लीकेशंस में आप अगर बता देते हैं कि यहाँ पर यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, देन यू विल गेट 7 मार्क्स। बट उसके अलावा भी मैं आपको 3 ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा जहां से आपको पता चलेगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल हेल्थ केयर सेक्टर में कितना है, मिलिट्री में कितना है, एंड बायोमेडिकल में कितना है, वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको मिलेगा। सो बिफोर वेस्टिंग अ टाइम, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और साथ साथ में अगर आपको पहले 8 वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मिलेगी। बने रहिएगा वीडियो के साथ, बहुत सारी आपको जानकारियां मिलने वाली है आज। कोई भी एक टॉपिक उठा लोगे, वेदर यू आर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन और नॉट, इट डजंट मैटर, बट अगर आप यहाँ से कोई भी एक टॉपिक उठाते हो, उसके बारे में सोचना चालू करते हो आज से, या फिर उसके बारे में पढ़ना चालू करते हो, आई एम एश्योरिंग यू दैट you will be the most knowledgeable and the most richest person in the world if you are getting these things in a correct manner. वो आपको लगेगा भी। So in medicine में कैसे यूज होता है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। एक छोटी सी ऐसी कैप्सूल बनेगी, यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, वो छोटी सी एक कैप्सूल बनेगी या फिर एक रोबोट बनेगा। ये रोबोट है, दैट इज नैनो रोबोट, इट इज कॉल्ड नैनो रोबोट। वो नैनो रोबोट अपने अंदर एक मेडिसिन या कोई वैक्सीन लेके जा रहा है, और पर्टिकुलर ब्लड सेल को ही या फिर पर्टिकुलर जगह पर जाके ही उसे इंजेक्ट करना है। तो यही ब्लड सेल को इंजेक्ट कर रहा है, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये। तो बाकी सबको छोड़ के ये पर्टिकुलरली जो ब्लड सेल जहां पर हमें इंजेक्ट करना है, या जो भी सेल है जहां पर हमें इंजेक्ट करना है, वहां पर जाके ही इंजेक्ट कर रहा है। उसी सेल को जो डैमेज हो चुका है उसी को ही ठीक कर रहा है। दैट इज द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। समझिएगा कि ब्लड सेल में भी अंदर जाके पर्टिकुलरली जो सेल, ब्लड सेल ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसा सेल ले लीजिए जहां पर जाके ये, जहां पर इंजेक्ट करना है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करनी है, ड्रग की डिलीवरी करनी है मगर टारगेटेड, यहां पर जाके ही ड्रग को डिलीवर करना है, तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो उससे होगा क्या? एक तो साइड इफेक्ट रिड्यूस हो जाएंगे, पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में नहीं भेजना है हमें, जो पार्ट जिसको हमें जरूरत है, जो पार्ट बिगड़ गया है उस पे ही भेजना है। एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, तो ये डायग्नोस करने के लिए भी काम आएगा कि पर्टिकुलरली आप उसी पार्ट में जाके एक सैंपल लेके आना चाहते हैं तो वो सैंपल लेके आ सकता है। तो पर्टिकुलर डिजीज को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ओके सच काइंड ऑफ डिजीज एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर human body. So that is the first use of the nanotechnology in medicine. Second, in electronics. इलेक्ट्रॉनिक में कैसे? अगर आपने कोई भी मोबाइल अभी परचेज किया है, या मोबाइल तो अभी सभी लोग परचेज करते ही रहते हैं, 4G आ गया, 5G भी आने वाला है। फर्स्ट 1G था, 2G था, 3G था, 4G था, 5G भी आने वाला है। और 5G के अंदर अंदर आप समझ लीजिए कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स कितना हम छोटा नैनो मटेरियल बना पाते हैं, यानी कहां पर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो 5 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर पे हम वर्क कर रहे हैं। 7 नैनोमीटर्स, इट्स क्वांटम फिजिक्स आ गया, यानी कि आप छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जा रहे हैं। अभी आप आंटमैन मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिएगा। जी हाँ, मैं पढ़ा रहा हूं और मैं ध्यान से आपको कह रहा हूं कि आंटमैन मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप आंटमैन मूवी देखिएगा। वहां पर जो नैनो फिजिक्स के जो आपको एनिमेशन दिखाए गए या जो भी आपको समझाया गया है, वो एक्चुअली नैनो, वहां पर भले ही आदमी इतना छोटा ना हो सके, बट आपको वहां पर छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती है, किस तरीके से वर्क करती है, उसका जो एनिमेशन मिलेगा ना, वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी वहां पर जाके वर्क कर रही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वहां पर जाके वर्क कर रही है।
अभी भी आप जो मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर जो भी प्रोसेसर है, वेदर इट इज इंटेल i5, i7, i9 या कोई भी प्रोसेसर ले लीजिए, प्रोसेसर बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सो रिड्यूस पावर कंजप्शन, जितना भी हम छोटा मटेरियल बनाएंगे उतना ही पावर कंजप्शन कम होता जाएगा। लेस साइज, साइज भी कम होती जाएगी एंड वेट भी कम होता जाएगा ऑफ द कंपोनेंट। तो साइज कम हुई, वेट कम हुआ, तो उसका पावर कंजप्शन तो वैसे भी कम ही होगा, सही है ना। एंड स्मॉलर एंड फास्टर प्रोसेसर, जितना छोटा उतना ही फास्टर। सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग। अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि हम 5 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच चुके हैं, और 5 नैनोमीटर के बाद अब तो इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में चला जाएगा, अगर उससे भी हमने कम नैनोमीटर पे काम किया तो। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, कुछ नया आ जाए, कुछ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाए जहां से हम काम कर पाए। नैनो टेक्नोलॉजी का वैसे तो आपने यूज देखा होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो चीज बड़ी होके, यानी जो चीज जो भी, जैसे कि ये प्लास्टिक की बोतल है, ये प्लास्टिक की बोतल अगर इंसुलेट करती है पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती है, बिकॉज इट इज अ प्लास्टिक, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर इसको हम नैनो स्केल पे डिवाइड करें, नैनो स्केल पे सिंथेसाइज करें, तो ऐसा हो सकता है कि यही प्लास्टिक वो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से जाने दे। So that is the beauty of the nano structure and nano technology and nano synthesis। आप इसकी भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस मैंने डिस्कस किए हमने, बहुत सोल जेल मेथड भी डिस्कस किया है, एडीएम भी डिस्कस किया है, बहुत सारी मेथड्स को डिस्कस किए हैं। मगर आपको समझना यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका बहुत ही यूज है, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं, रिसेंट डेज में हम यूज कर रहे हैं, जहां पर इंजीनियरिंग चल रही है, वही ये चीज है। तीसरी चीज, इन एनर्जी, इन एनर्जी, फर्स्ट में हमने क्या देखा था, मेडिसिन, सेकंड में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड में हम क्या देख रहे हैं, इन एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कहूंगा, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी माइक्रो चिप्स या प्रोसेसर्स कहेंगे। अब हम एनर्जी में भी देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट इन फ्यूल सेल। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो चीज होते हैं जो प्रोसेस में पार्ट नहीं करते हैं, बट प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो एमिशन रिडक्शन कैटलिस्ट है या 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर जिसे कहा जाता है, जो गाड़ी के पीछे लगा होता है, साइलेंसर के पीछे, वहां पर काम क्या होता है, उसका काम होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे। तो कैसे करते हैं इसको, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट। वैसे रिडक्शन कैटालिस्ट भी होते हैं जिसका काम होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन निकाल ले, सिर्फ नाइट्रोजन को बाहर फेंके, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही होते हैं, तो एयर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, मगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ह्यूमन के लिए हानिकारक है। चलिए हम बात करते हैं अभी तो ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट के लिए, जैसे कि रोडियम हो गया, जैसे कि पैलेडियम हो गया। तो ये सारे जो कैटालिस्ट है, यानी रोडियम या प्लेटिनम, जो भी प्लेटिनम समझ लीजिए आप, प्लेटिनम जो है वो क्यों यूज होता है, क्योंकि वहां पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लेटिनम के साथ ऑन एयर रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट उस प्रोसेस में प्लेटिनम पार्टिसिपेट तो करेगा, बट एट द आउटपुट प्लेटिनम वापस मिल जाएगा। यानी कि प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, क्यों किया, प्रोसेस को जल्दी करने के लिए, बट प्रोसेस में से वो निकल के वापस आ गया अपनी जगह पर, तो उसे कहते हैं हम कैटलिस्ट। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ये लिखा हुआ है, बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ सेल्स कैन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल्स। सोलर सेल्स में से भी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सोलर सेल में हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक जो सेल्स बने हुए हैं वो इस तरीके से बने थे, सोलर सेल। ये पर्टिकुलरली आप देखिएगा कि जब आप मोनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो उसमें ही ये जो बीच में जगह है वो आपको मिलेगी, और ये पैनल आपको ब्लैक मिलेगी,
बाकी अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन कहीं पर भी आपने सोलर पैनल देखी होगी तो उसमें इस तरीके से व्हाइट व्हाइट डॉट्स नहीं दिखेंगे और उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। ये आपके लिए एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए। मोनोक्रिस्टलाइन क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में कभी और बात करेंगे, अभी फिलहाल वो टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दे दिया। मगर अभी तक आपने ये सोलार पैनल देखी होगी, सोलार मॉड्यूल देखा होगा, या एक होता है तो मॉड्यूल कहते हैं, बहुत सारी होती है तो पैनल कहते हैं। अब अगर उसी सोलार पैनल को अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी से बनाएं, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाएं या नैनो स्केल में मटेरियल को कट करके बनाएं, तो हो सकता है कि वो एक थिन फिल्म बन जाए। थिन फिल्म, सिंपल थिन फिल्म, यानी आपके हाथ में एक कांच का टुकड़ा जितना पड़ता है ना, उतना ही छोटा, इतना उससे भी बहुत ज्यादा कम थिकनेस वाली सोलार फिल्म बन सकती है। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे आपने फोटो के कैमरा के अंदर, जो पुराने वाले कैमरा आते थे उसके अंदर जो रील आती थी, उतना थिकनेस वाला सोलार सेल आपके पास हो सकता है। अगर ऐसा सोलार सेल बन गया तो हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक चादर बिछा दी हमने सोलार सेल की, एंड वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन डायरेक्टली without having any kind of solar panel setup or anything else. So that is also possible, and that is also the researchers are working on it. So that's why it is very much interesting topic today's area. Increased energy density of batteries. एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग होता है कम जगह में ज्यादा एनर्जी को स्टोर करना। तो अगर बैटरीज में हम जो गाड़ी के अंदर बैटरीज यूज करते हैं, घर के अंदर जो बैटरीज यूज करते हैं, किसी के घर पे इन्वर्टर होगा तो उसको पता होगा कितनी बड़ी बैटरी होती है। अगर उसी बैटरी को मैं एक हाथ पे रखी हुई बैटरी के साथ कंपेयर करूं, उतनी ही पावर वाली बैटरी अगर हाथ पे रखी हुई बैटरी बन जाए, so that is the miracle, and that miracle can be possible by using nanotechnology only. So low energy means high energy density of the battery, यानी एनर्जी ज्यादा उसके अंदर सेव हो पाए ऐसी बैटरी बना सकते हैं by using nanotechnology. So that is also mentioned here. हाइड्रोजन एंड एयर यहाँ पर है, एनोड एंड कैथोड पे लगा दिया, और हाइड्रोजन सेल के हिसाब से हम मेम्ब्रेन को चार्ज करके नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी बैटरी बना सकते हैं। ओके, फोर्थ एप्लीकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस के अंदर भी बहुत ही इसका यूज है। किस तरीके से? लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट अगर वेट लेस हो गया, वेट कम हो गया, उतना ही प्रेशर वो सस्टेन कर पाएगा, और वेट कम हो गया तो कितना बढ़िया होगा। आप अगर स्पेस क्राफ्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा तो आप समझ ही रहे होंगे कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ को समझ लीजिए। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है? T इज इक्वल टू रो जी एच, यानी पानी के अंदर हम जितना जितना अंदर डीपली जाएंगे, एच बढ़ता जाएगा, एच बढ़ता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसका मीनिंग है कि पानी के अंदर हमें अगर जाना है तो हमें हाई जो प्रेशर को सस्टेन कर पाए वैसा मटेरियल चाहिए। तो अगर उसकी हमें क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि थिकनेस को बढ़ाते जाते हैं। जो भी मटेरियल हम पानी के अंदर भेज रहे हैं, चाहे सबमरीन हो, सबमरीन की थिकनेस तो आपने देखी होगी, मगर मैं आपको कहूं कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ऐसा एक थिन लेयर बना सकते हैं जिसकी जो प्रेशर सस्टेन करने की एबिलिटी है वो उतनी है जितना वो थिक मटेरियल का है, जितनी वो सबमरीन की है। तो कितना बढ़िया होगा, हम पानी के अंदर या स्पेस में दोनों जगह पर हम जा पाएंगे, जहां पर हाई प्रेशर का एरिया है उसको हम सस्टेन कर पाएंगे। सो दैट इज द यूज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। रिडक्शन इन रॉकेट फ्यूल। अब कम वजन वाली चीज लेके जाएंगे तो फ्यूल भी तो बचने ही वाला है, क्योंकि जितना वेट कम उतना ही फ्यूल ज्यादा सेव कर पाएंगे हम, उतना ही फ्यूल कम यूज करना पड़ेगा या ज्यादा सेव कर पाएंगे, दोनों चीज में। लार्जर मटेरियल स्ट्रेंथ, जैसा मैंने आपको कहा कि मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं उसकी थिकनेस कम करके। एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। अब इसका मीनिंग है कि जैसे जैसे देखिए ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी पे थर्मल एक्सपांशन फिनोमिना लगता है, इसीलिए दोनों पटरियों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को रखिए कि अगर वो डिस्टेंस क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब हीट लगती है उस पे इन ड्यूरिंग द समर, या उसके ऊपर से ट्रेन अगर स्पीड में चली जाए तो वहां से जो हीट जनरेट होती है, हीट की वजह से मेटल एक्सपांड होता है। तो एक्सपांशन को अगर हम एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए, यानी वो एक्सपांशन हो पाए मगर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो वो पॉसिबल है नैनो टेक्नोलॉजी पे, कि अगर आप ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जहां पर बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाए तब जाके एक्सपांशन होगा, अदरवाइज एक्सपांशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज, पहले हम 1 2 3 4 को रिवाइज करेंगे। यही मेरी ट्रिक है
कि मैं बार बार रिवाइव करता हूं ताकि एक लेक्चर खत्म हो तब तक आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाए कि 7 पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है और आप 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स गेन कर पाए। तो फर्स्ट चीज में हमने क्या देखा था, फर्स्ट चीज में हमने लिख के बताइए क्या देखा था। आपके पास चारों के लिए 10 सेकंड्स है। वन, चारों पॉइंट के लिए 1 2 3 4 में हमने क्या क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फर्स्ट में हमने देखा था कि मेडिसिन में कैसे किस तरीके से यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। सेकंड में हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप्स में कैसे यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। थर्ड में हमने देखा एनर्जी के लिए कैसे यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। फोर्थ में हमने देखा स्पेस क्राफ्ट में कैसे यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। अब फिफ्थ में हम ऑटोमोबाइल्स में बात कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स में कैसे यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर भी हो रही है बात हाई स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, मेटल की स्ट्रेंथ बहुत हाई हो जाएगी। ये जो आप अभी देख रहे होंगे ना कार, ओडी की कार या कोई भी आप कार देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगी कार्बन मटेरियल्स में, कार्बन फाइबर ऐसा लिखा होगा, कार्बन फाइबर। ये मटेरियल की थिकनेस कम होती है मगर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है। इंक्रीज्ड ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, जैसे अब स्पेसक्राफ्ट का भी वही फंडामेंटल है और यहाँ पर भी वही फंडामेंटल है। अगर आप ऐसा कोई मटेरियल बना पाए जिसमें जिसका वेट कम है मगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां पर फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा और हमें फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मिलेगी। एंड क्वालिटी ऑफ पेंट, देखिए सिर्फ और सिर्फ पेंट के लिए आप पेंट भी कर दो ना नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल का तो उस पे आप एंटी स्क्रेचिंग, एंटी रबिंग, ये सारी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, एंटी स्क्रेचिंग आप जो बात कर रहे हैं वो एंटी स्क्रेचिंग टेक्निक आई कहां से, वो एंटी स्क्रेचिंग टेक्निक आई है नैनो टेक्नोलॉजी से कि ऐसी पेंट कर दो कि वहां पर स्क्रेच हो ही ना पाए, वहां पर नाखून आ ही ना सके, उसके ऊपर नाखून रह ही ना सके। टफन ग्लास is the best example of the nanotechnology. The liquid displays, the glass displays which is prepared in case of corona, sorry, not corona, it's a corona in my mind. So जो भी हम गोरिल्ला ग्लास को यूज करते हैं, गोरिल्ला ग्लास इज नथिंग बट द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी। वही स्ट्रेंथ हम यूज कर रहे हैं कि उतनी थिकनेस कम है मगर स्ट्रेंथ ज्यादा है उस पर्टिकुलर ग्लास की, दैट इज द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ओनली। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में कैसे यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, सेंसर डिटेक्टिंग पोल्यूशन लेवल, इसका मैं यूज कर रहा हूं। अभी तक मेरे पास अगर आपको भी देखने हैं तो एमक्यू सेंसर्स आ रहे हैं जो एनवायरमेंट के एमिशंस को मेजर्स कर सकते हैं। मैंने अभी तक MQ7 एंड MQ135 का यूज किया है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो पहले आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, सर्फिंग कीजिए ऑनलाइन पे और फिर जाके मुझसे बात कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो। मगर ये सारे IoT सेंसर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके सेंसर को यूज किया जा रहा है। अगर आप इसको कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई भी जगह पर लगा दीजिए, आपको रीडिंग्स मिल पाएंगे कि कितना एमिशन जनरेट हो रहा है एंड दैट इज यूज्ड बाय सेंसर्स ओनली। एंड सेंसर्स बनाने के लिए जो यूज होता है दैट इज द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। हार्मफुल एमिशन कैन बी कंट्रोल्ड, क्योंकि हमें पता लगेगा कि कहां पर हार्मफुल एमिशंस हो रहे हैं तो हम वहां पर जाके डिटेक्ट कर पाएंगे कि ओके ड्यू टू विच काइंड ऑफ यूज ऑफ पर्टिकुलर थिंग ये एमिशंस जनरेट हो रहे हैं, उसको हम कम कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। टेक्सटाइल्स में भी यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का और वो क्यों यूज होता है, वाटर रिपेलेंट क्लॉथ्स के लिए जिसमें पानी टिक ही ना पाए, जिसके ऊपर पानी डालो तो भी वो वेट हो ही ना, वैसे क्लॉथ्स बनाने के लिए या फिर रिंकल फ्री क्लॉथ्स बनाने के लिए जिसको कितना भी मोड़ो, चाहे जितना भी मोड़ दो मगर उस पर रिंकल, कोई करचली या फिर जिसको कहते हैं ना उस पे जो होता है ना, आयरन क्यों करना पड़ता है कोई भी कपड़े पे, क्योंकि वो मुड़ जाता है तो उसके बाद में वहां पर एक लाइन बन जाती है तो वो लाइन नहीं बनेगी, वो रिंकल नहीं बनेगी। तो दैट इज the purpose of nanotechnology, use of nanotechnology in textiles। तो अभी हम 7 आउट ऑफ 7 को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स गेन करने हैं। आपके पास 20 सेकंड है, आप प्लीज लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से 7 टॉपिक है जहां पर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1। ओके, आप पूरा नहीं लिख पाएंगे, ऐसा कीजिए सिर्फ उसका इनिशियल फर्स्ट लेटर लिखिए। जैसे कि हम अगर बात करें मेडिसिन तो एम लिखिए, सेकंड में भी आपको लिखना है तो उसके लिए MI लिख दीजिए, वैसे ही करके आप 7 लेटर लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Your time is over. अगर आपने फिर भी नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में देखा कि इन मेडिकल कैसे यूज होता है, सेकंड में देखा माइक्रो प्रोसेसर के लिए कैसे यूज होता है, थर्ड में देखा कि हमें एनर्जी के लिए कैसे यूज करना है, फोर्थ में हमने देखा स्पेसक्राफ्ट के लिए कैसे यूज करना है, फिफ्थ में हमने देखा ऑटोमोबाइल कैसे यूज करना है, सिक्स्थ में हमने देखा एनवायरमेंटल के लिए कैसे यूज करना है, एंड सेवंथ में हमने देखा टेक्सटाइल के लिए कैसे यूज करना है। अब बात करते हैं जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, मैं आपको 3 बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये चीज हो रही है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं नेट पे और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही यूनिक चीज मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला है स्मार्ट डस्ट। स्मार्ट डस्ट नाम सुन के ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इसका यूज है, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाला, बट स्मार्ट डस्ट है। स्मार्ट डस्ट क्या करती है? स्मार्ट डस्ट के यानी एक छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट कैसी होती है, जो हम धूल मिट्टी समझ रहे हैं उसी को डस्ट कहते हैं, मगर वो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और उसका काम ऐसा होता है कि जहां पर भी उस डस्ट को फेंका जाए, जहां पर भी उस डस्ट को रखा जाए, तो सामने वाले पर्सन को कुछ भी ना दिखाई दे, और स्पेसिफिकली आपके पास उसके स्पेक्स बने हुए होते हैं। उस स्पेक्स का यूज करके ही आप पूरा क्लियरली देख सकते हैं। तो अगर किसी भी जगह पर किडनैपिंग होती है या कहीं पर भी आप समझ लीजिए कि एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, उसके अंदर एक स्मार्ट डस्ट वाला फीचर है, तो उसको अगर एक स्प्रे कर दिया गया पूरे एरोप्लेन के अंदर, तो बाकी किसी भी लोग को कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि क्या हो रहा है, बट जो भी मिलिट्री पर्सन उस स्पेक्स को पहन के जाएगा, जिससे वो एंटी डस्ट के फिनोमेना डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उनको ही सिर्फ दिखाई देगा कि कहां पर कौन से पर्सन खड़े हैं या किस पर्सन ने क्या करके रखा है। तो वैसे करके हम हाईजैकिंग को वापस, यानी जितने भी लोग हैं उसको सेफली निकाल सकते हैं और जो भी हाईजैकर है उनको सेफली पकड़ सकते हैं। ये सारे जो टैक्टिक्स यूज होते हैं मिलिट्री में, वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। इसका यूज और भी अगर किया जाए तो छोटे छोटे, जैसे कि बीज हैं, जैसे कि कोई भी छोटे छोटे जो जीव हैं, उनको भी एनालाइज करने के लिए किया जाता है ऐसी चीज का यूज। तो वहां पर भी ये स्मार्ट डस्ट का यूज हो रहा है। स्मार्ट डस्ट नाम याद रखिएगा। दूसरी चीज तो मैंने वैसे भी डिस्कस कर ली है बात, ये जब डिटेल में हम बात कर रहे थे कि नैनो सोलार सेल का यूज हो रहा है सोलार सेल बनाने के लिए, जो नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जहां पर सोलार सेल इतने छोटे हो जाएंगे और उस पर इतनी सारी एनर्जी स्टोर कर पाएंगे कि उसको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज होता है। उसकी एक छोटी सी जेल बनेगी, जो जेल को अगर हम अपने स्किन पे लगा देते हैं, वो तो वैसे भी यूज हो भी रही है, मगर उस जेल को अगर हम अपने स्किन पे लगा देंगे तो अल्ट्रावायोलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगी, वो हमारे बॉडीज की तरफ नहीं आने देगी, और वहां से जो भी स्किन डिजीज हो रही है उससे हम बच सकते हैं। सो टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है। बाय यूजिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ द टिटेनियम डाइऑक्साइड वी आर एबल टू रिड्यूस द अल्ट्रावायोलेट इफेक्ट ऑन द स्किन। सो दिस आर द एग्जांपल्स। अभी भी कुछ में छूट तो नहीं गया है ना? हाँ, और एक छूट गया था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि हम बहुत सारी जगह पर छोटे छोटे, जैसे कि टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट के अंदर पेस्ट जो होती है वो थोड़ी सी तो रह जाती है, बाकी जब हम उसको पूरा यूज करते हैं तब भी। तो इस जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कोई इंडियन साइंटिस्ट ही, मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, आप भी सर्च कीजिएगा, नाम लिक्विडी कुछ करके है उसका नाम। मगर उसने किया क्या, नैनो पार्टिकल का एक लेयर लगा दिया है वहां पर, जहां से हम जो भी ये लिक्विड वाली जो चीजें हैं, लिक्विड या सेमी सॉलिड जिसको कह सकते हैं, उन चीजों को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। कुछ भी चीज अंदर छूटेगी नहीं, तो हम कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल कर सकते हैं by using that particular layer of nanotechnology. So that's why this nanotechnology having higher potential in advanced materialism or advanced technology which are going to be enlarged in future area या in nearest future. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।